WWE के इतने बड़े और शानदार इतिहास में ऐसे कुछ मैचेस रहे हैं जो ये साफ कर देते हैं कि क्यों WWE पूरी दुनिया की सबसे फेमस रेसलिंग कंपनी है। कुछ आइकॉनिक मैचेस जैसे रेसलमेनिया 3 से रिकी स्टीमबोट वर्सेस माचो मैन रैंडी सैवेज और रेसलमेनिया 25 से शॉन माइकल्स वर्सेस द अंडरटेकर के मैचेस WWE के इतिहास के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मैचेस के बस कुछ उदाहरण हैं। बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी मैचेस हुए हैं जिसके कारण लोग खुद को WWE के फैंस बोलने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि वो मैचेस बहुत ही खराब थे। अब इस लिस्ट में शामिल होने के लिए मैचेस को पूरी तरह से केवल एक रेसलिंग मैच होना चाहिए, इसलिए पे पर व्यू इवेंट्स में हुए बॉक्सिंग मैचेस और सुमो मैचेस का इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो जुड़िए हमारे साथ हमारी अब तक की सबसे बड़ी वीडियो में जहां हम WWE के इतिहास के 50 सबसे खराब मैचेस की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे हीरोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 50, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस द मिज रेसलमेनिया बैकलैश 2021। डेमियन प्रीस्ट और द मिज अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन रेसलर्स हैं, लेकिन जब 2021 के रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट के एक ज़ॉम्बी लंबरजैक मैच में दोनों का आमना सामना हुआ तब वो मैच बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इस मैच में ज़ॉम्बीज को शामिल करने का ये कारण था कि WWE आर्मी ऑफ द डेड नाम की मूवी का क्रॉस प्रमोशन कर रही थी, लेकिन इस मूवी को एक अच्छे तरीके से प्रमोट करने में WWE का कम ही योगदान रहा। ये मैच एक मजाक की तरह था और इसमें द मिज और जॉन मॉरिसन को ज़ॉम्बीज जिंदा खा रहे थे, जो कि WWE पे पर व्यू पर देखा गया सबसे अजीब दृश्य था। WWE के लिए अच्छी बात ये थी कि ये मैच थंडरडोम में हुआ था, जहां एक भी फैन मौजूद नहीं था। अगर ये मैच फैंस के सामने हुआ होता तो उनका रिएक्शन काफी मजेदार रहता। नंबर 49, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स वर्सेस आंड्रे द जायंट रेसलमेनिया 5। जब रेसलमेनिया 5 के दौरान जेक द स्नेक रॉबर्ट्स का सामना आंड्रे द जायंट से हुआ तब आंड्रे की सेहत खराब हो रही थी और उन्हें चलने में भी तकलीफ हो रही थी। रॉबर्ट्स ने आंड्रे के साथ एक अच्छा मैच करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल खराब रहा क्योंकि आंड्रे रेसलिंग करने के हालत में ही नहीं थे। WWE ने इस मैच को 9 मिनट्स दिए थे, जो कि एक बुरा फैसला था और इस मैच के इतने बुरे होने का ये भी एक कारण था। मैच के अंत में रॉबर्ट्स एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत गए क्योंकि आंड्रे ने मैच के गेस्ट रेफरी बिग जॉन स्टड पर हमला कर दिया था। मेल्जर ने इस मैच को -3 स्टार की रेटिंग दी थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये मैच कितना खराब रहा होगा। नंबर 48, स्कॉट स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच रॉयल रंबल 2003। फैंस सच में काफी उत्साहित थे जब 2002 में स्टाइनर ने WWE में वापसी की, लेकिन उनका पहला पे पर व्यू मैच उनके पूरे करियर का सबसे खराब मैच था। 2003 के रॉयल रंबल में वर्ल्ड टाइटल के लिए स्टाइनर का मुकाबला ट्रिपल एच से हुआ था और इस मैच की बहुत आलोचना हुई थी। स्टाइनर अब पुराने स्टाइनर नहीं थे और रिंग में उनकी परफॉर्मेंस अब काफी खराब हो चुकी थी। इस मैच में बहुत सारी गलतियां हुई थी और ये मैच और भी ज्यादा खराब होते जा रहा था, जिसकी वजह से फैंस भी इस मैच के खिलाफ हो रहे थे। इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीतने के बावजूद स्टाइनर का WWE के मेन इवेंट सीन में वक्त खत्म होता नजर आ रहा था और अगले ही महीने नो वे आउट में हुआ इन दोनों का रीमैच रंबल के मैच से कुछ ही हद तक ठीक हुआ था। नंबर 47, ब्रेट हार्ट वर्सेस विंस मैकमैन रेसलमेनिया 26। ब्रेट हार्ट को 2010 में वापस WWE टीवी पर देखना काफी अच्छा था, लेकिन रेसलमेनिया 26 में विंस मैकमैन के साथ उनका मैच बहुत निराश कर देने वाला था। हालांकि ये साफ था कि हार्ट अब रिंग में काफी सीमित हो चुके थे, लेकिन WWE ने जिस तरह से ये मैच बुक किया था वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था। हार्ट और मैकमैन का ये नो होल्ड्स बार्ड मैच एक लंबरजैक मैच भी था, जिसमें हार्ट परिवार के सदस्य लंबरजैक्स बनकर आए थे। ये मैच काफी बोरिंग था क्योंकि WWE ने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि हार्ट का परिवार मैच में उनके खिलाफ जाने वाला था। खैर जो भी हो, 9 मिनट्स के एक्शन के बाद हार्ट ने आखिरकार एक शार्प शूटर मूव की बदौलत विंस से टैप आउट करवा ही लिया। नंबर 46, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग रेसलमेनिया 20। रेसलमेनिया 20 में ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग के मैच को लेकर बहुत हाइप बनाई गई थी, लेकिन जब ये बात सामने आई कि रेसलमेनिया के बाद दोनों ही रेसलर्स WWE छोड़कर जाने वाले हैं, तब मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मौजूद फैंस दोनों रेसलर्स के खिलाफ हो गए। फैंस पूरे मैच के दौरान दोनों को परेशान करते रहे, जिसकी वजह से दोनों ही रेसलर्स का ध्यान भटकने लगा। इस मैच में काफी देर से काम हो रहे थे और वहाँ मौजूद फैंस खासकर उस मैच के गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की हरकतों में दिलचस्पी दिखा रहे थे। आखिरकार रूथलेस एग्रेशन एरा के सबसे खराब मैचेस में से एक में गोल्डबर्ग को जीत हासिल हुई। नंबर 45, रॉयल रंबल 2005। आप एक रॉयल रंबल को इतना खराब कैसे दिखा सकते हो? WWE की कोशिश थी कि वो रोमन रेंस को अपने अगले बड़े सुपरस्टार के तौर पर दिखाएं, लेकिन मैच की बेकार बुकिंग की वजह से फैंस पूरी तरह रेंस के खिलाफ हो गए।
उन्होंने कुछ इस तरह से मैच बुक किया था कि डैनियल ब्रायन और डीन एम्ब्रोस जैसे फैंस के पसंदीदा रेसलर्स हारते हुए दिखे और केन और बिग शो जैसे रेसलर्स मैच में टॉप स्टार्स की तरह दिखाए गए थे, जबकि वो पुराने हो चुके थे। यहाँ तक कि मैच के अंत में रॉक की मौजूदगी भी इस रॉयल रंबल को अब तक का सबसे खराब होने से नहीं बचा सकी। नंबर 44, फिनले एंड हॉर्न्सवॉगल वर्सेस बूगीमैन एंड लिटिल बूगीमैन नो वे आउट 2007। 2007 के नो वे आउट में एक टैग टीम मैच हुआ था जिसमें फिनले और हॉर्न्सवॉगल का सामना बूगीमैन और उनके ही छोटे अवतार लिटिल बूगीमैन से हुआ था। ये मैच 6 मिनट्स तक चला था और पे पर व्यू में एक भी जगह पाने के लायक नहीं था। उस मैच का हंसी मजाक फैंस को पसंद नहीं आया और इस मैच के अंत में फिनले ने लिटिल बूगीमैन पर शिलेली का इस्तेमाल करके एक ऐसा मैच जीत लिया जिसे कोई नहीं देखना चाहता था। नंबर 43, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिंदर महल बैटल ग्राउंड 2017। ये सभी को पता है कि 2017 में जिंदर महल की WWE टाइटल रेन लोगों को कितनी नापसंद थी। महल एक जॉबर से सीधे मेन इवेंट के रेसलर बन गए और महल में इस रोल के लायक कोई काबिलियत भी नहीं थी। एक चैंपियन के तौर पर महल के कुछ मैचेस काफी खराब हुए थे और बैटल ग्राउंड पे पर व्यू में रैंडी ऑर्टन के साथ उनका पंजाबी प्रिजन मैच उनमें से सबसे ज्यादा खराब था। दोनों रेसलर्स का एक साधारण सा मैच काफी लंबे समय तक चला और बैम्बू के केज से इस मैच की उत्सुकता बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। इस मैच का अंत तब हुआ जब द ग्रेट खली अचानक वापस आ गए, जिसकी वजह से महल उस केज से निकल पाए और उन्होंने अपना टाइटल बचा लिया। नंबर 42, आइवरी वर्सेस फैबुलस मूला नो मर्सी 1999। 1999 में WWE ने फैबुलस मूला को एक रेसलर बनाने का फैसला किया, ये देखते हुए कि वो उस वक्त 70 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। 1999 में मूला कई सारी अलग स्टोरी लाइन्स में नजर आई और मे यंग भी उनके साथ नजर आए। दिक्कत ये थी कि मूला के मैचेस फैंस के लिए हंसी की वजह बन गए और वो इतने खराब होते थे कि कमेंट्री के दौरान जेरी लॉलर का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता था। लेकिन उनका सबसे बुरा मैच 1999 के नो मर्सी पे पर व्यू में हुआ था, जब मूला ने आइवरी को विमेंस टाइटल के लिए चुनौती दी थी। हालांकि वो मैच केवल 3 मिनट्स का ही था, लेकिन वो सच में काफी लंबे 3 मिनट्स थे, क्योंकि एक बूढ़ी मूला मुश्किल से ही अपने स्पॉट्स पूरे कर पा रही थी। सबसे अजीब बात ये थी कि WWE ने मूला को ये मैच और विमेंस टाइटल जिताने का फैसला किया और मूला ने आइवरी को रोल करके जीत हासिल करी। WWE इस वक्त आखिरकार सोच क्या रहा था। नंबर 41, टीम आइवरी वर्सेस टीम मूला सर्वाइवर सीरीज 1999। फैबुलस मूला का 1999 का रन यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज का एक पे पर व्यू मैच नो मर्सी से भी ज्यादा खराब था। मूला ने मे यंग, डेबोरा और टोरी के साथ मिलकर आइवरी, जैकलिन, लूना और टेरी रेनॉल्ड्स का सामना किया। WWE को साफ तौर पर इस मैच में शामिल रेसलर्स पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए ये मैच केवल 2 मिनट्स तक ही चल पाया। इन रेसलर्स का रिंग के अंदर का काम बहुत ही खराब था और इससे WWE के विमेंस डिवीजन की असलियत बाहर आ रही थी। इस मैच के अंत में मूला ने आइवरी को एक खराब दिखने वाला स्प्लैश मारा और एक बार फिर WWE की एक टैलेंटेड और कामयाब वुमेन रेसलर को पिन कर दिया। नंबर 40, द मिज वर्सेस स्नूप डॉग रेसलमेनिया 39। रेसलमेनिया 39 के एक अचानक बने मैच में द मिज को शेन मैकमैन का सामना करते हुए दिखाया गया। बदकिस्मती से मैकमैन की वापसी के कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनकी क्वाड मसल फट गई, जिसके कारण WWE को आखिरी समय पर कुछ बदलाव करने पड़े और उन्हें द मिज और रेसलमेनिया के होस्ट स्नूप डॉग का एक मैच करवाना पड़ा। डॉग ने द मिज को 2 बार पंच मारा, जिसके बाद उन्होंने मिज के ऊपर एक अजीब सा पीपल्स एल्बो मारा। वो बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन द मिज और स्नूप डॉग को उनकी इस कलाकारी के लिए श्रेय मिलना चाहिए। नंबर 39, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 34। रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का सामना यूनिवर्सल टाइटल के लिए हुआ था। ये मैच अब तक के रेसलमेनिया इवेंट्स के सभी मैचेस में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला मैच था, क्योंकि फैंस को इस मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें एक बेबी फेस रेंस को टॉप पर देखने की भी कोई इच्छा नहीं थी। फैंस ने इस मैच में चिल्लाकर नेगेटिव बातें बोली और परेशान करने की कोशिश करी और वो लोग उन रेसलर्स का भी नाम लेने लगे जो उस मैच का हिस्सा भी नहीं थे। इस मैच का अंत बिल्कुल एक स्मैकडाउन गेम की तरह ही हुआ, जिसमें लेसनर ने रेंस को पिन करके अपना टाइटल बचा लिया। दोनों रेसलर्स को पता था कि ये मैच लोगों को पसंद नहीं आया है और मैच के बाद लेसनर ने अपनी टाइटल बेल्ट विंस मैकमैन की तरफ फेंक दिया था, जो WWE के बैकस्टेज के इतिहास के सबसे बदनाम किस्सों में से एक बन चुका है। नंबर 38, द रॉयल फैमिली वर्सेस क्लाउन्स RS सर्वाइवर सीरीज 1994। 1994 के सर्वाइवर सीरीज में अब तक के सबसे खराब सर्वाइवर सीरीज मैचेस में से एक हुआ था। जेरी द किंग लॉलर की एक रॉयल बोनो की टीम थी, जिसका सामना डॉइंग द क्लाउन और उनकी बोने क्लाउन्स की टीम से हुआ था।
इस मैच में हर वो चीज दिख रही थी जो 90 के दशक में WWE की दिक्कत थी, क्योंकि विंस मैकमैन सच में ऐसा मानते थे कि फैंस ऐसा मैच देखना चाहते थे। ये मैच काफी लंबे समय तक चला, लगभग 16 मिनट्स तक, और 30 सेकंड्स में फैंस इस मैच में अपनी दिलचस्पी खो चुके थे और वो WWE के मजाकिया रेसलिंग के इस तरीके में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहते थे। लॉलर की टीम के सभी सदस्य इस मैच के अंत तक टिके रहे और उन्होंने जीत हासिल कर ली। ये इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल था कि एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच किस तरह का नहीं होना चाहिए, और ये मैच सच में बहुत ही ज्यादा खराब था। नंबर 37, द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस DX क्राउन ज्वेल 2018। शॉन माइकल्स ने 2018 में एक बहुत बड़ा लेकिन बेवकूफी भरा फैसला किया। वो सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन ज्वेल इवेंट में एक आखिरी मैच के लिए रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए तैयार हो गए। HBK ने ट्रिपल H के साथ मिलकर केन और अंडरटेकर का सामना किया और वो मैच इतना ज्यादा बुरा था कि उसके बाद से HBK ने खुद को उस मैच में हमेशा के लिए पूरी तरह से दूर कर लिया। हमें ये मान लेना चाहिए, इस मैच में 4 ऐसे रेसलर्स थे जो अपने करियर के सबसे अच्छे समय को काफी पीछे छोड़ आए थे और वो सभी अपने पुराने दिनों को जीने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि उस मैच में कई सारी गलतियां हुई थी। यहाँ तक कि ट्रिपल H को उस मैच में एक गंभीर चोट भी लग गई थी। HBK को इस मैच में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए थे और इसलिए इस मैच में शामिल होने का उनका फैसला केवल पैसों के कारण ही था। क्या इस पूरे मैच के कारण HBK की लेगेसी को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, ऐसा पूरी तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन इससे उस कहानी पर थोड़ा असर जरूर पड़ा जो WWE ने 2010 में HBK की असली रिटायरमेंट के समय दुनिया के सामने रखी थी। नंबर 36, बुकर टी वर्सेस बफ बैगवेल, रॉ जुलाई 2, 2001। जब WWE ने साल 2000 में WCW को खरीद लिया था, तब शुरुआती प्लान यही था कि WWE WCW को अपनी एक पहचान के साथ वापस लेकर आएगा। इस कॉन्सेप्ट का पहला हिस्सा जुलाई 2001 में सामने आया, जब रॉ के मेन इवेंट के लिए सेट को WCW के सेट में बदल दिया गया। इस मेन इवेंट में बुकर टी का मुकाबला बफ बैगवेल से हुआ था और ये मैच इतना खराब हुआ था कि विंस मैकमैन ने WCW को वापस लाने का फैसला ही रद्द कर दिया। वहां मौजूद फैंस सिर्फ WWE के स्टार्स को ही देखना चाहते थे, उन्होंने WCW देखने के लिए पैसे नहीं दिए थे और विंस मैकमैन इस बारे में इतनी दूर तक नहीं सोच पाए थे। बफ बैगवेल की बात करें तो इस मैच में उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल खराब हो गई और इसके कुछ ही समय बाद उन्हें WWE से निकाल दिया गया, लेकिन बुकर टी ने WWE के टॉप तक अपनी जगह बनाई और आज भी उन्हें अब तक के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना जाता है। नॉट सैम पॉडकास्ट पर अपने अपीयरेंस के दौरान हॉल ऑफ फेम के इस सदस्य ने उस मैच के असर के बारे में बात करी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, जैसे ही वो खत्म हुआ मुझे पता था कि ये एक खराब रात थी। मुझे पता था ये हमारा सबसे शानदार पल नहीं था। हमें तुरंत ही ऑफिस में बुलाया गया और हमें बताया गया कि ये रात बिल्कुल ठीक नहीं रही। मैंने कहा मुझे किसी के साथ भी रिंग में डाल दो और ये मैच सब लोग जल्द ही भूल जाएंगे, और बुकर टी के मामले में ऐसा ही हुआ था। नंबर 35, The Undertaker vs The Dudley Boys, The Great American Bash 2004। 2004 में WWE के कुछ खराब पे पर व्यू इवेंट्स हुए थे, लेकिन द ग्रेट अमेरिकन बैश उन सभी में सबसे ज्यादा बुरा था। इस पे पर व्यू के कार्ड पर मौजूद कोई भी मैच सही से ये मैच कभी वापस नहीं आया और इस मैच में उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि अगर अंडरटेकर इस मैच से खुद बाहर नहीं हो जाएंगे या जानबूझकर नहीं हारेंगे, तब पॉल बेयरर को असली सीमेंट में गाड़ दिया जाएगा। अंडरटेकर आखिरकार ये 17 मिनट्स लंबा मैच जीत गए, जो कि एक बेजान मैच लग रहा था क्योंकि फैंस को ये शर्त समझ ही नहीं आ रही थी और रिंग में चल रहा एक्शन भी सही तरह का नहीं था जो फैंस एक WWE के पे पर व्यू मेन इवेंट में देखना चाहते थे। इसके बाद WWE ने अब तक का एक सबसे हैरान कर देने वाला और बेवकूफी भरा मूव करते हुए ये फैसला किया कि अंडरटेकर ही लीवर खींचकर पॉल बेयरर पर सीमेंट डालना शुरू कर देंगे। उन्होंने अंडरटेकर के एक पुराने मैनेजर और दोस्त को इतनी आसानी से मरता हुआ दिखा दिया, लेकिन ये मैच बेशक काफी खराब हुआ था और एक पे पर व्यू के मेन इवेंट के लायक मैच नहीं था। नंबर 34, हॉर्न्सवॉगल वर्सेस द सोरिंग ईगल, स्मैकडाउन 10 दिसंबर 2010। 2010 के अंत में WWE ने हॉर्न्सवॉगल और जैक स्वैगर के सोरिंग ईगल का एक फ्यूड टीवी पर दिखाने का फैसला किया। दिमाग को घुमा देने वाला ये फ्यूड 2010 के सबसे खराब मैचेस में एक बन गया और ये स्मैकडाउन में देखने को मिला। इस मैच में कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहां हॉर्न्सवॉगल ईगल की तरफ चिड़िया के दाने फेंकते हुए और ईगल के पैर पर सीजनिंग डालते हुए नजर आए। कुछ मिनट्स के इस बेहद खराब मैच के अंत में हॉर्न्सवॉगल को जीत हासिल हुई। नंबर 33, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस क्रोनिक, अनफॉरगिवन 2001। 2001 में क्रोनिक को WWE में लाने में अंडरटेकर का एक बड़ा योगदान था।
अंडरटेकर और ब्रायन एडम्स की एक अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से विंस मैकमैन इस पुरानी WCW की टीम को अपनी कंपनी में एक रन के लिए लाने के लिए राजी हो गए। अंडरटेकर ने अपने सौतेले भाई केन के साथ मिलकर 2001 में अनफॉरगिवन पे-पर-व्यू में क्रॉनिक के खिलाफ अपने WCW टैग टाइटल को बचाने के लिए एक मैच किया। ये मैच इतना खराब था कि WWE ने क्रॉनिक के दोनों सदस्यों को डेवलपमेंटल में भेज दिया। ये बात अंडरटेकर के लिए काफी शर्मिंदगी भरी रही होगी, क्योंकि उन्होंने ही क्रॉनिक का समर्थन किया था और क्रॉनिक ने एक बड़े पे-पर-व्यू मैच में उनका विश्वास तोड़ दिया। नंबर 32, डीजल वर्सेस द ब्रिटिश बुलडॉग इन योर हाउस 4। 1995 में WWE टाइटल का एक मैच इतना बुरा था कि मैच के बाद विंस मैकमैन ने अपना हेडसेट ही फेंक दिया था और हैरानी की बात यह थी कि इस मैच में 2 बेहतरीन रेसलर्स शामिल थे। इन योर हाउस 4 के इवेंट में द ब्रिटिश बुलडॉग ने डीजल को WWE टाइटल के लिए चुनौती दी थी। 18 मिनट्स का ये मैच बिना किसी शक के WWE का अब तक का सबसे बेजान, बोरिंग और बुरा पे-पर-व्यू मेन इवेंट मैच है। WWE इस मैच को एक अच्छे तरीके से खत्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें ब्रेट हार्ट ने दखल अंदाजी करी थी, जिससे बुलडॉग को एक DQ के कारण जीत हासिल हुई थी। नंबर 31, रिक रूड वर्सेस जेक द स्नेक रॉबर्ट्स रेसलमेनिया 4। रिक रूड और जेक द स्नेक रॉबर्ट्स दोनों ही रेसलर्स काफी बेहतरीन हैं, लेकिन रेसलमेनिया 4 में उनका मैच उतना अच्छा नहीं था जितना WWE के फैंस को इन दोनों बेमिसाल रेसलर्स से उम्मीद थी। दोनों रेसलर्स ने 15 मिनट्स के एक लंबे मैच में हिस्सा लिया, जो बस ड्रॉ होने तक बस खिंचता ही रहा और उस मैच में कोई जान भी नहीं दिखी। जेक रॉबर्ट्स ने अपने पॉडकास्ट पर इस बात की चर्चा करते हुए बताया है कि वो मैच कितना खराब था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं उस मैच को देखकर हैरान रह गया, वो बहुत बुरा था। रेसलमेनिया 4 में सबसे खराब मैचेस की बुकिंग हुई थी और यही दिक्कत थी। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर मेल्जर ने इस मैच को -2 स्टार्स दिए थे, जिससे ये मैच मेल्जर के मुताबिक WWE का अब तक का सबसे खराब मैच है। नंबर 30, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन क्राउन ज्वेल 2018। क्राउन ज्वेल 2018 में असल में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ अपने यूनिवर्सल टाइटल को बचाते हुए दिखने वाले थे, लेकिन जब रोमन रेंस को अपना यूनिवर्सल टाइटल खुद ही छोड़ना पड़ा, तब ये मैच एक साधारण 1-on-1 मैच बन गया। फैंस को वर्ल्ड टाइटल के लायक एक पे-पर-व्यू मैच दिखाने की जगह WWE ने इस मैच को एक रॉ के सेगमेंट की तरह बुक करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत में बैरन कॉर्बिन ने स्ट्रोमैन पर यूनिवर्सल टाइटल की बेल्ट से हमला किया, जिसके बाद लेसनर ने उनके ऊपर कई F5 से हमला करके उस टाइटल को अपने नाम कर लिया। ये WWE के आलस की एक बड़ी निशानी थी और इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत ज्यादा खराब थी, जो बिल्कुल जायज था। नंबर 29, द ग्रेट खली वर्सेस केन रेसलमेनिया 23। द ग्रेट खली कभी भी रिंग में अपनी काबिलियत के लिए मशहूर नहीं हुए और रेसलमेनिया 23 में उनका ये मैच इस बात की गवाही देता है। इस मैच में खली का सामना केन से हुआ था, जो उस सफल रेसलमेनिया के कार्ड का इकलौता खराब मैच था। इन दोनों रेसलर्स में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था और ये मैच स्मैकडाउन का मैच होने के लायक भी नहीं था। इस मैच में खली की जीत हुई थी, जिससे फैंस काफी निराश हो गए, क्योंकि उन्हें खली को जीतते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासतौर पर रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं। नंबर 28, विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकेफी रेसलमेनिया 38। जब पैट मैकेफी ने रेसलमेनिया 38 में ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया था, तब अचानक ही विंस मैकमैन ने मैकेफी को एक मैच के लिए चुनौती देकर सबको चौंका दिया। ये एक देखने लायक मैच था और ये विंस मैकमैन का आखिरी मैच भी बन गया। कुछ ही समय पहले थ्योरी को हराने के बावजूद भी मैकेफी मैकमैन से नहीं जीत पाए और मैकमैन ने मैकेफी के चेहरे पर एक फुटबॉल मारा, जिससे उन्हें रेसलमेनिया के मैच में जीत हासिल हुई। एक दर्शक के तौर पर ये सब देखना काफी अजीब था, क्योंकि मैकमैन का रेसलमेनिया के कार्ड पर कोई मैच होने का कोई मतलब नहीं था, वो भी उनके करियर के इस पड़ाव पर। नंबर 27, द अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन रेसलमेनिया 15। रेसलमेनिया 15 में द अंडरटेकर और बिग बॉस मैन के बीच एक काफी खराब हेल इन अ सेल मैच हुआ था। इस मैच के दौरान फैंस बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि इस मैच में शामिल दोनों ही रेसलर्स कायदे से हील्स थे और इसलिए फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। एक लंबे बोरिंग मैच के बाद अंडरटेकर ने बिग बॉस मैन को पिन कर दिया, जिसके बाद अंडरटेकर ने रूड के साथ मिलकर बिग बॉस मैन के गले में एक फंदा डालकर उन्हें हेल इन अ सेल के जाल से लटकाकर हवा में उठा दिया। इस तरह से ये दिखाया गया था कि साल के सबसे बड़े पे-पर-व्यू इवेंट में बिग बॉस मैन को सबके सामने मार दिया गया। नंबर 26, ईवा मैरी वर्सेस एलेक्सा ब्लिस समरस्लैम 2021। रिंग के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के लिए ईवा मैरी का नाम बहुत खराब था और WWE में उनका दूसरा रन उनके पहले रन से भी ज्यादा खराब था। उन्हें 2021 के समर्स में एक पुश मिला और उसके कारण उन्हें समरस्लैम में एलेक्सा ब्लिस के साथ एक मैच भी मिला।
इस मैच में मैरी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई और वहीं एलेक्सा ब्लिस एक अच्छा मैच करने की भरपूर कोशिश करती हुई दिखी। ये मैच केवल 4 मिनट्स तक ही चला, लेकिन वो भी लगभग 3 मिनट्स ज्यादा था, क्योंकि मैरी इस मैच में पूरी तरह खोई हुई लग रही थी। 2021 के समझ तक WWE उस जगह तक पहुंच चुका था जहां मैरी वर्सेस ब्लिस जैसे मैचेस करने की जरूरत नहीं थी। नंबर 25, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोफी किंगस्टन, स्मैकडाउन अक्टूबर 4, 2019। रेसलमेनिया 35 में कोफी किंगस्टन का WWE टाइटल जीतना एक बहुत ही खास पल था, लेकिन जब WWE ने बताया कि किंगस्टन अपने टाइटल को बचाने के लिए स्मैकडाउन की 20वीं सालगिरह पर ब्रॉक लेसनर के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तब सभी लोगों को उम्मीद थी कि किंगस्टन ये मैच हारने वाले थे। सबको लगा था कि किंगस्टन कम से कम लेसनर को कुछ टक्कर देंगे, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किंगस्टन केवल 8 सेकंड्स में ही हार जाएंगे। ये किंगस्टन के लिए एक बड़ी नाइंसाफी थी और ये देखना कि WWE किंगस्टन को टाइटल हारने के लिए एक अच्छे मैच के लायक भी नहीं समझती, वो काफी निराशाजनक बात थी। नंबर 24, ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्कस, क्राउन ज्वेल 2019। One of the reasons why Brock Lesnar squashed Kofi Kingston so convincingly on the 20th anniversary edition of SmackDown was लेसनर और वेलास्कस के बीच का ये मैच काफी ज्यादा खराब था और ये लगभग 1 मिनट तक ही चला था और इसके अंत में लेसनर ने अपने ओपोनेंट को टैप आउट करवा दिया था। WWE ने इस बात का गलत अंदाजा लगाया कि फैंस वेलास्कस को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे और ये मैच WWE टाइटल के लिए होने वाले अब तक के सबसे खराब मैचेस में से एक है। नंबर 23, द ऑडिटीज वर्सेस काइंटाई, समरस्लैम 1998। समरस्लैम 1998 में कुछ बेहतरीन मैचेस हुए थे, जैसे ट्रिपल एच और द रॉक का लैडर मैच और द अंडरटेकर वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का WWE टाइटल के लिए हुआ मैच। इस पेपर व्यू में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले सबसे खराब मैचेस में से एक भी हुआ था। एक हैंडीकैप्ड मैच में द ऑडिटीज का मुकाबला काइंटाई से हुआ था और इस मैच में करी गई रेसलिंग बेहद खराब थी। इस मैच की ज्यादातर रेसलिंग मजाकिया थी और इस मैच के एक सबसे बदनाम स्पॉट में द ऑडिटीज ने यामागुची के बेटे के बदबूदार जूते निकाले थे। आखिरकार इस 10 मिनट लंबे मैच में द ऑडिटीज की जीत हुई, लेकिन ये मैच संडे नाइट हीट शो में किया जाना चाहिए था। नंबर 22, द अंडरटेकर वर्सेस जायंट गोंजालेस, रेसलमेनिया 9। अपने आइकॉनिक WWE करियर के दौरान अंडरटेकर को कई सारे ऐसे रेसलर्स को आगे बढ़ाने का मुश्किल काम सौंपा गया था जिनके अंदर रिंग के लायक कोई काबिलियत नहीं थी और ऐसे ही एक रेसलर थे जायंट गोंजालेस। अंडरटेकर और गोंजालेस का सामना रेसलमेनिया 9 में हुआ था, जो आसानी से अंडरटेकर का रेसलमेनिया में सबसे खराब मैच था। गोंजालेस रिंग में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अंडरटेकर को मैच को अच्छा बनाने की कोशिश करनी पड़ी, वो भी एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा था। WWE इस खराब रेसलर को जिताने पर अड़ी हुई थी और वो अंडरटेकर को एक पिनफॉल वाली जीत की इजाजत नहीं दे सकते थे। इसकी जगह अंडरटेकर को एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत मिली। नॉट सैम पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू के दौरान अंडरटेकर ने गोंजालेस के साथ काम करने पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, हे भगवान, वो बहुत खराब था, घटिया। उस पूरी चीज ने मेरे करियर के कई साल ले लिए। मैं अभी भी काफी बेहतर होता अगर वो एक प्रोग्राम छोड़ देता। उसमें मुझे शारीरिक तौर पर बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन मानसिक तौर पर वो 2 गुना बुरा था, क्योंकि अभी वहाँ ब्रेट था और फिर योको भी आया। ये सभी लोग बाहर जा रहे हैं और बेहतरीन मैचेस कर रहे हैं और जाहिर है कि आप भी उसी श्रेणी में आना चाहते हैं उन्हीं लोगों के साथ, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। हर रात एक संघर्ष था, बस ये समझने की कोशिश की वो क्या कर सकता था और उस वक्त तो मैं ज्यादा चोट का नाटक भी नहीं करता था, लेकिन मैं फ्लॉप हो रहा था और मैं बस कुछ तो करने की कोशिश में लगा था। नंबर 21, योकोजुना वर्सेस किंग मेबल, इन योर हाउस 4। WWE ने काफी उम्मीदों के साथ इन योर हाउस 4 में योकोजुना को मेबल के साथ बुक किया था। मेबल रिंग में काफी बुरा प्रदर्शन करते थे और वहीं योकोजुना भी अपने करियर के इस पड़ाव पर एक अच्छे मैच के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर वो एक एलीट टैलेंट के साथ मैच नहीं करते थे तो ये मैच फैंस की उम्मीद से भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि दोनों ही रेसलर्स कुछ ही सेकंड्स के बाद बुरी तरह थके हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों वहां रहना ही नहीं चाहते थे। WWE ने मैच को केवल 5 मिनट्स का ही रखकर काफी समझदारी का काम किया था, लेकिन ये मैच एक डबल काउंट आउट के साथ खत्म हुआ था, जिससे फैंस काफी निराश हुए थे। नंबर 20, डीजल वर्सेस किंग मेबल, समरस्लैम 1995। किंग मेबल की बात करें तो 1995 उनके लिए एक अच्छा साल रहा। मेबल ने 1995 का किंग ऑफ द रिंग जीता था और उन्होंने WWE टाइटल के लिए समर स्लैम में डीजल को चुनौती दी थी। इस मैच से साफ हो चुका था कि मेबल एक मेन इवेंटर नहीं थे, क्योंकि डीजल इस मैच में फैंस की दिलचस्पी जगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मेबल उस लेवल के बिल्कुल नहीं थे और कुछ लोगों के मुताबिक वो रिंग में बाकी लोगों के लिए एक खतरा थे। ऐसा तब लगा जब मेबल ने बेरहमी से डीजल की कमर को घायल कर दिया और पेपर व्यू मेन इवेंट में उनका व्यवहार इतना बुरा और लापरवाही वाला था कि सभी को विंस मैकमैन से उन्हें निकालने के लिए भी कहा गया था।
नंबर 19, जॉन सीना वर्सेस जॉन लॉरेनाइटिस ओवर द लिमिट 2012। हालांकि 2012 के ओवर द लिमिट पे पर व्यू में पंक और डैनियल ब्रायन के बीच एक WWE टाइटल मैच भी हुआ था, लेकिन उस इवेंट के मेन इवेंट के लिए उन्होंने एक विवादित फैसला किया जिसमें जॉन सीना को अथॉरिटी फिगर जॉन लॉरेनाइटिस से मुकाबला करते हुए दिखाया गया। उस मैच में सीना पूरे 17 मिनट्स तक लॉरेनाइटिस को बेइज्जत करते रहे और ये सब देखने में बिल्कुल मजेदार नहीं लग रहा था। और ये बात भी बिल्कुल गलत थी कि इस तरह के मैच को इस शो के मेन इवेंट के लिए चुना गया था। इस मैच के बारे में एक और बुरी बात ये थी कि लॉरेनाइटिस को इस मैच में बिग शो की दखलंदाजी की वजह से जीत हासिल हुई थी। WWE को किसी भी पे पर व्यू में सीना को हराने में इतना सोचना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा बढ़िया मौका एक नॉन रेसलर को देने के लिए तैयार हो गए। ये काफी हैरानी की बात थी। नंबर 18, बिग बॉस मैन वर्सेस एल स्नो अनफॉरगिवन 1999। 1999 के अनफॉरगिवन पे पर व्यू के लिए WWE ने एक नए तरीके का मैच टाइप बनाया था जिसे कैनल फ्रॉम हेल का नाम दिया गया। इस मैच में चारों तरफ एक स्टील का केज था जिसके इर्द गिर्द एक हेल इन अ सेल था और रिंग के बाहर कुछ रैबिट कुत्तों को तैनात किया गया था। इस मैच में बिग बॉस मैन और एल स्नो ने हिस्सा लिया था और ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ था क्योंकि सभी चीजें बिल्कुल गलत हो गई। रिंग के बाहर मौजूद कुत्ते हजारों लोगों की भीड़ देखकर काफी डरे हुए थे। वो लगातार रो रहे थे, पेशाब कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे और यहाँ तक कि रिंग के बाहर ही मेटिंग भी करने लगे थे। WWE के पहले और इकलौते कैनल फ्रॉम हेल मैच को एल स्नो ने जीता था और अब इस तरह के मैच का दोबारा हो पाना मुश्किल ही है। नंबर 17, द बुशवैकर्स वर्सेस द फैबुलस रूशोस रेसलमेनिया 5। रेसलमेनिया 5 में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के इतिहास का सबसे कम रेटिंग का मैच हुआ था। ये मैच हॉल ऑफ फेम के सदस्य बुशवैकर्स और द फैबुलस रूशोस के बीच हुआ था। इस मैच में कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जो एक मजाक के तौर पर बनाए गए थे, लेकिन उन्हें देखना बहुत मुश्किल था और चोट लगने पे रेसलर्स को दर्द होते हुए ना देखना ही इस मैच में प्रो रेसलिंग का भ्रम तोड़ने के लिए काफी था। ये मैच बेहद खराब था और जैसा कि डेव मेल्सर ने इसे रेट किया था, ये मैच उसी -4 की रेटिंग के लायक था। नंबर 16, स्टीवन रिचर्ड्स वर्सेस टाइसन टॉमको अनफॉरगिवन 2004। ब्रांड्स के लिए खास तौर पर किए जाने वाले पे पर व्यू की एक दिक्कत ये होती है कि WWE के पास हमेशा इतने लोग नहीं होते कि वो 3 घंटे का एक पूरा शो कर पाएं। ये 2004 में साफ दिख रहा था जब WWE ने अनफॉरगिवन पे पर व्यू ब्रॉडकास्ट किया। शो के पहले हिस्से में टाइसन टॉमको ने स्टीवन रिचर्ड्स के साथ मुकाबला किया जो उस वक्त एक ड्रैग की वेशभूषा में थे। ये शर्मिंदगी 6 मिनट्स तक जारी रही जिसके बाद टाइसन ये मैच जीत गए। इस तरह का मैच संडे नाइट हीट में भी विवादित होता और यहाँ तो ये ऐसे इवेंट में हुआ जिसमें फैंस पैसे देकर मैचेस देखने आते हैं। नंबर 15, रोजी ओडोनल वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप रॉ जनवरी 8, 2007। एक रियल लाइफ सेलिब्रिटी की लड़ाई से पैसे कमाने की उम्मीद में WWE ने 2007 में रॉ पर 2 नकली सेलिब्रिटीज का मैच करवाया। एक डोनाल्ड ट्रंप की नकल करने वाले व्यक्ति का सामना रोजी ओडोनल की नकल करने वाली महिला से करवाया गया और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। लोगों ने WWE के इस मैच को काफी ज्यादा बू किया और हालांकि ये असल में रेसलमेनिया 23 में डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने के लिए केवल एक बिल्डअप ही था, लेकिन इस मैच से ये साफ था कि रूथलेस एग्रेशन एरा के फैंस किस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। नंबर 14, जैकी गेडा एंड क्रिस नोवेंस्की वर्सेस ट्रिश स्ट्रेटस एंड ब्रैड शॉ रॉ जुलाई 8, 2002। कई सारे फैंस जैकी गेडा और क्रिस नोवेंस्की वर्सेस ट्रिश स्ट्रेटस और ब्रैड शॉ के इस टैग मैच को रॉ के इतिहास का सबसे बुरा मैच बताएंगे। हालांकि ये सभी की अपनी पसंद की बात है, लेकिन ज्यादातर फैंस का इस मैच को लेकर ये नजरिया क्यों है, ऐसा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मैच गलतियों और दिक्कतों से भरा हुआ था और इसमें से ज्यादातर गेडा की गलती से ही हुआ था जो रॉ के मैच के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्हें अपने करियर के इस पड़ाव पर WWE के रिंग के आसपास भी नहीं होना चाहिए था। जब स्टेटस ने अपनी टीम के लिए वो मैच जीत लिया तब जिम रॉस ने कमेंट्री में बताया कि ये मैच सच में कितना खराब था। नंबर 13, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रे वाइट हेल इन अ सेल 2019। सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला हेल इन अ सेल मैच 2019 में हुआ था जब सेथ रॉलिंस का सामना ब्रे वाइट से हुआ था। इस मैच का अंत अजीब तरह से हुआ जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि रेफरी ने रिंग के अंदर रॉलिंस के बर्ताव को बहुत ज्यादा हद से पार घोषित कर दिया और इस वजह से हेल इन अ सेल मैच टाइप की साख पर भी बुरा असर पड़ा। इस मैच की बुकिंग इतनी बुरी थी कि फैंस रॉलिंस के बिल्कुल खिलाफ हो गए जो उस वक्त WWE के टॉप बेबी फेस थे। इसके बाद WWE को मजबूरन सेथ रॉलिंस को एक हील बनाना पड़ा था। रॉलिंस ने लैंड पर इस बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे WWE ने उस वक्त एक बड़ी गलती कर दी और शायद वाइट को भी ऐसा ही लगता है। नंबर 12, केटलिन वर्सेस मैक्सिन NXT अक्टूबर 19, 2010। NXT का ऑल फीमेल सीजन जल्द ही मजाक बन गया क्योंकि रेसलर्स की इन रिंग परफॉर्मेंस काफी खराब थी।
आखिरकार WWE ने उस सीजन से हार मान ली और अंत में माइकल कोल और जोश मैथ्यूज कमेंट्री के दौरान उस सीजन में हिस्सा लेने वाली सभी वुमेन रेसलर्स का मजाक उड़ाने लगे थे। शो के 19 अक्टूबर 2010 के एडिशन में केटलिन और मैक्सिन के बीच हुआ मैच WWE के लिए काफी खराब रहा। इस मैच में बेहद खराब रेसलिंग हुई थी और यहाँ तक कि कमेंट्री के दौरान कोल ने ये भी कह दिया था कि ये उन सभी सेगमेंट्स में सबसे बुरा था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। उस मैच की 90% मूव्स में गलतियां हुई थी और मैक्सिन इस मैच में जीत गई थी और कोल और मैथ्यूज ने इसे सबसे खराब मैच बताया था। नंबर 11, पैट पैटरसन वर्सेस जेराल्ड ब्रिस्को, किंग ऑफ द रिंग 2000। हालांकि पैट पैटरसन और जेराल्ड ब्रिस्को की जोड़ी एटीट्यूड एरा के दौरान बहुत मनोरंजक थी, लेकिन कोई भी इन दोनों का एक पे पर व्यू मैच नहीं देखना चाहता था। साल 2000 के किंग ऑफ द रिंग इवेंट में हार्डकोर टाइटल के लिए दोनों रेसलर्स का सामना एक इवनिंग गाउन मैच में हुआ था। ये मैच इन दोनों के ही करियर का आखिरी फुल लेंथ मैच था और संन्यास लेने का सबसे बुरा तरीका था। दोनों लेजेंड्स ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और वो पूरे 3 मिनट्स तक बिल्कुल खराब स्पॉट्स करते रहे। इस मैच में सिर्फ एक हाईलाइट थी जब क्रैश हॉली ने मैच हाईजैक कर लिया और हार्डकोर टाइटल लेकर चले गए, क्योंकि उस वक्त तक 24/7 वाला नियम पूरी तरह लागू था। नंबर 10, लार्स सेलिवन वर्सेस ल्यूचा हाउस पार्टी, सुपर शोडाउन 2019। लार्स सेलिवन को कंपनी का अगला टॉप हिल बनाने की कोशिश के दौरान WWE ने 2019 के सुपर शोडाउन इवेंट में उन्हें ल्यूचा हाउस पार्टी के सभी सदस्यों के सामने खड़ा करने का फैसला किया। ये मैच कुछ इस तरह से बनाया गया था जिससे सेलिवन को बेहतरीन रेसलर के तौर पर दिखाया जा सके, लेकिन वो रिंग में शॉन माइकल्स जैसे नहीं थे और इसलिए वो मैच जल्द ही खराब होने लगा। WWE के हाल के सबसे अजीब बुकिंग्स के फैसलों में से एक इस मैच में उन्होंने सेलिवन को एक DQ के जरिए जीत दिला दी, लेकिन ये सेलिवन को एक बेहतर विलन की तरह कैसे दिखा रहा था, ये सबकी समझ से परे है। नंबर 9, टाइसन फ्यूरी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, क्राउन ज्वेल 2019। 2019 में एक मैच के लिए टाइसन फ्यूरी को बुलाना WWE के लिए बहुत बड़ी बात थी। फ्यूरी खेल के जगत में सबसे बड़े नामों में शामिल थे और अब सभी की नजरें WWE पर ही थी। फ्यूरी क्राउन ज्वेल इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन का सामना करने वाले थे और इस मैच की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। स्ट्रोमैन फ्यूरी के साथ एक अच्छा मैच करने लायक अनुभवी नहीं थे और फ्यूरी रिंग में बहुत ज्यादा ढीले पड़ रहे थे। इस मैच का अंत तब हुआ जब फ्यूरी एक काउंट आउट की वजह से जीत गए और इस तरह से WWE के इतिहास का सबसे निराशाजनक सेलिब्रिटी वर्सेस रेसलर मैच खत्म हो गया। नंबर 8, एरियल एंड केविन थॉर्न वर्सेस केली केली एंड माइक नॉक्स, दिसंबर टू डिसमेंबर 2006। 2006 में ECW को वापस लॉन्च करने की WWE की कोशिश बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं गई और उनका ECW का पे पर व्यू, जिसका नाम दिसंबर टू डिसमेंबर था, वो एक पूरी तरह से फ्लॉप शो बन गया। उस शो में WWE के अब तक के सबसे खराब मैचेस में से एक मैच हुआ था जब केली केली ने माइक नॉक्स के साथ मिलकर केविन थॉर्न और एरियल का सामना किया था। थॉर्न और नॉक्स का रिंग वर्क ठीक ठाक था, लेकिन जब केली और एरियल का मुकाबला हुआ तब वो काफी ज्यादा बुरा था। ये ECW के नौसिखियों का मैच लग रहा था और मैच के दौरान इतनी बुरी परफॉर्मेंस का कमेंट्री पर मौजूद जोई स्टाइल्स और टैज ने भी खुलकर मजाक उड़ाया। नंबर 7, बेली वर्सेस एलेक्सा ब्लिस, एक्सट्रीम रूल्स 2017। WWE ये समझने में नाकामयाब रही कि वो बेली को मेन रोस्टर में एक बेबी फेस के तौर पर कैसे बुक करें। ये कहानी 2017 में एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू में पूरी हुई जब बेली ने एक कैंडलस्टिक ऑन अ पोल मैच में एलेक्सा ब्लिस का सामना किया और ये मैच मॉडर्न एरा के सबसे खराब मैचेस में से एक है। ये पूरा मैच बेली की कैंडलस्टिक को इस्तेमाल करने की हिचकिचाहट के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और इस वजह से एरेना में मौजूद फैंस इस मैच से काफी बोर भी हो गए। फैंस को ये मैच बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इसके कारण बेली के किरदार से उनका भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। आखिर में ब्लिस ने ये मैच जीत लिया, लेकिन इस मैच के बाद WWE के लिए बेली को फिर से वो स्टार बना पाना काफी मुश्किल हो गया जिसकी फैंस को कदर हो। नंबर 6, गोल्डस्ट वर्सेस द अल्टीमेट वॉरियर, इन योर हाउस 7। विंस मैकमैन ने सोचा कि 1996 में द अल्टीमेट वॉरियर को वापस लाने के बाद फैंस भी WWE की तरफ वापस आने लगेंगे, लेकिन उससे कंपनी को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। इन योर हाउस 7 में गोल्डस्ट के साथ वॉरियर का बेकार मैच इस बात का सबूत था कि वॉरियर को WWE में वापस लाने का कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा था। इस मैच की शुरुआत में वॉरियर गोल्डस्ट को रिंग से बाहर भगाते हुए दिखते हैं और गोल्डस्ट कई मिनट्स तक बाहर रहते हैं। इसके बाद वॉरियर गोल्डस्ट की रोप और डायरेक्टर्स चेयर उठा लेते हैं, जिसके बाद गोल्डस्ट को अपना सामान लेने के लिए वापस रिंग में आना पड़ता है। इसके बाद गोल्डस्ट अपना रोप पहनते हैं, अपनी चेयर पर बैठते हैं और अपना हाथ वॉरियर की तरफ बढ़ाते हैं ताकि वो उसे चूम सकें। इसके बाद वॉरियर ने गोल्डस्ट का हाथ अपने सिगार से जला दिया और उन्हें क्लोथ लाइन मारकर रिंग से बाहर कर दिया। इसके बाद गोल्डस्ट वहां से भाग गए और उन्हें काउंट आउट कर दिया गया। ये एक पे पर व्यू पर दिखाने लायक मैच नहीं था और WWE का ऐसा सोचना कि फैंस इस तरह के घटिया मैच के लिए पैसे देंगे, ये उनकी एक बड़ी बेइज्जती थी। नंबर 5, मिस रेसलमेनिया बैटल रॉयल, रेसलमेनिया 25।
पेपर पर तो रेसलमेनिया 25 में होने वाला मिस रेसलमेनिया बैटल रॉयल एक बेहतरीन आइडिया लग रहा था। इससे WWE को पुरानी, नई और आने वाली वुमेन रेसलर्स को दिखाने का मौका मिलता, लेकिन असल में इसने इस सच को बेनकाब कर दिया कि WWE अपने वुमेन्स डिवीजन का कितना कम ख्याल रखता है। मैच की सभी वुमेन रेसलर्स एक साथ ही रिंग में आ गई थीं, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बता सकता कि इस मैच में कौन शामिल है। इस मैच में सनी, टॉरी विल्सन और मॉली हॉली जैसे रेसलर्स भी शामिल थे, लेकिन जब तक कमेंट्री टीम उनका नाम न ले तब तक इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। इस मैच को अंत में सेंटिनो मारेला ने जीत लिया, जो सेंटिना नाम का इस्तेमाल करके मैच में शामिल हुए थे। WWE को इस सेगमेंट से मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा थी, न कि अपने वुमेन डिवीजन के लिए कुछ खास करने, और इस मैच में शामिल हर रेसलर को इससे कहीं ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी। उम्मीद है कि एक दिन WWE फिर से ऐसा मैच करवाएगा और इस बार इन रेसलर्स को वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं। नंबर 4, जॉन सीना वर्सेस माइकल कोल, रॉ जून 12, 2012। 4 जून 2012 के रॉ के एडिशन में मेन इवेंट में जॉन सीना को कमेंटेटर माइकल कोल के खिलाफ लड़ते हुए देखा गया। इस पूरे मैचअप में बहुत सारा अजीब मजाक था, जो इस मैच को देखने वाले फैंस की एक बेइज्जती थी। इस मैच में सीना कोल को अलग अलग चीजें करके जितना हो सके उतना बेइज्जत कर रहे थे, जैसे कि कोल के सभी कपड़े उतारना और JR का बारबेक्यू सॉस उनके ऊपर डालना। वाह, कितना अच्छा मजाक है। ये मैच विंस मैकमैन के मजे के लिए बुक किया गया था और इस मैच के कई सारे स्पॉट्स में विंस मैकमैन की तरह ही मजाक करते हुए दिखाया गया था, लेकिन ऑडियंस इस मैच के दौरान नहीं हंस रही थी, वो केवल रिमोट की तरफ ही बढ़ रहे थे। नंबर 3, टोरी वर्सेस सेबल, रेसलमेनिया 15। सेबल कभी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसलर नहीं रही हैं और रेसलमेनिया 15 के इस मैच ने ये साबित कर दिया था। वुमेन्स टाइटल के लिए सेबल का सामना टोरी से हुआ था और ये एटीट्यूड एरा के सबसे खराब मैचेस में से एक था। सेबल मैच के 5 मिनट्स तक किसी भी तरह की चोट लेने से घबराते हुए दिखी और टोरी को रिंग में ना के बराबर अनुभव था और इसलिए इस मैच के खराब होने की उम्मीदें काफी ज्यादा थी। कमेंट्री पर माइकल कोल ने बताया कि कैसे टोरी का अनुभव बहुत कम है, लेकिन ये उस मैच की हालत के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। सेबल इस मैच में एक सेबल बॉम्ब की मदद से जीत गईं, लेकिन ये मैच बेशक वुमेन्स टाइटल के इतिहास का सबसे खराब मैच रहा है। नंबर 2, गोल्डबर्ग वर्सेस द अंडरटेकर, सुपर शोडाउन 2019। किसी समय पर गोल्डबर्ग और द अंडरटेकर का मैच एक ड्रीम मैच था, लेकिन जब तक WWE ने 2019 में इन दोनों का एक मैच बुक किया तब तक दोनों ही रेसलर्स रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच चुके थे। ये मैच सुपर शोडाउन इवेंट में हुआ था और ये प्रो रेसलिंग के इतिहास का सबसे ज्यादा विवादित और बदनाम मैच बन गया। इस मैच में बहुत सारी गलतियां हुई थी और इस मैच में अंडरटेकर को उनके सर के बल भी गिराया गया था। ये कोई चमत्कार ही था कि दोनों में से एक भी रेसलर को कोई गंभीर जानलेवा चोट नहीं आई थी। ये मैच इतना खराब हो रहा था कि ऐसा लगा कि अंडरटेकर ने खुद बोलकर मैच को जल्दी खत्म करने के लिए एक चोक स्लैम देने का फैसला किया। आगे आने वाले महीनों में दोनों रेसलर्स ने उस मैच को लेकर नेगेटिव रिएक्शन के बारे में खुलकर बात करी और दोनों ने ही कबूल किया कि वो मैच उनके करियर का सबसे अच्छा मैच नहीं था। खैर, ये तो सबको ही पता है। नंबर 1, जेरी द किंग लॉलर वर्सेस माइकल कोल, रेसलमेनिया 27। रेसलमेनिया 27 की तरफ बढ़ते हुए फैंस को जेरी द किंग लॉलर और माइकल कोल के मैच को लेकर कोई खास उम्मीद नहीं थी। थोड़ी एक्साइटमेंट इस बात से आ रही थी कि इस मैच में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक गेस्ट रेफरी के तौर पर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इस बात से भी ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। वो मैच अपने आप में काफी बुरा था और एक रेसलमेनिया के मैच कार्ड पर होने के लायक बिल्कुल नहीं था। और ये बात कि WWE ने इस मैच को पूरे 13 मिनट्स दिए थे, यह उस शो पर बुक होने वाले बाकी सभी रेसलर्स की एक बड़ी बेइज्जती थी। इस मैच से आज भी दुनिया भर के फैंस नफरत करते हैं और खुद विंस मैकमैन को ये मैच इतना खराब लगता है कि उन्होंने इसको लेकर ये तक कहा है कि ये मैच उनके पूरे करियर में देखा गया सबसे खराब मैच था। इस मैच के बारे में एक और अजीब बात ये थी कि इस मैच का कोई अंत नहीं हुआ और कोल एक DQ के कारण ये मैच जीत गए, जिसके कारण इन दोनों का फ्यूड रेसलमेनिया 27 के अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही जारी रहा। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के इतिहास के 50 सबसे खराब मैचेस। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको ये टाइटल रेंज बिल्कुल भी याद नहीं होंगी। जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।